क्लास में हम लोग कल का ही एक्सटेंशन करने वाले हैं। मैं कल के लिए लास्ट का तुमको टॉपिक बताना जरूर चाहूँगा। इसमें यही बताना चाहूँगा कि कैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे स्प्रेड हुआ है। वो इंग्लैंड में था, नो डाउट, वहाँ पे किंग मना भी कर रहा था कि हम इसको जाने नहीं देंगे। वो फिर बेल्जियम में आया, बेल्जियम से नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में किया, फ्रांस से जर्मनी में आया, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था। उस समय जो कस्टम यूनियन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनका नाम क्या था, जुल्स वेरिन। और ये देखेंगे जुल्स वेरिन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है जर्मनी को यूनिफाई करने में। जब मैं जर्मनी का तुम लोग का यूनिफिकेशन बताऊंगा तो इसके बारे में बात होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कैसे ये यूएस में आया। जैसे यूएस में सिविल वार ख़त्म हुआ, यानी कि 1861 to 65 में जो सिविल वार चला है, जिसमें हम लोग अब्राहम लिंकन का रोल भी देखते हैं कि कितना बड़ा उन्होंने रोल अदा किया था। तो उसके बाद क्या कि वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। जैसे यूएस में स्टार्ट हुआ, उसका नेबरिंग जो कंट्री है जापान में भी गया, उससे रस्सा में आया, रस्सा के बाद चाइना में आया है। ये कल हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब उसमें हमने बताए थे कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी क्या होता है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, जानते हो। और हमारा कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी है, दोनों का ही तुमको मिलता है। मिक्स्ड इकोनॉमी है तभी तो एमजी नरेगा स्कीम भी दिखता है तुमको, और वेलफेयरिज्म वाला बात दिखता है। ये है तभी तो तुमको प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला होता है, उसमें सब्सिडी भेज दिया जाता है। सब्सिडी सोशल वेलफेयर का केस है। और कैपिटलिस्ट भी है, देखते हो कि इसी कंट्री में तुम्हारा जियो वाला भी है, समझ रहे हो। तो हमारा कंट्री मिक्स्ड है, हमारे कंट्री में पीएसयू भी है, प्राइवेट भी है। ये क्या है, एक एग्जाम्पल्स है, एक एविडेंस है कि किस तरह इकोनॉमी मिक्स्ड हो सकता है। और हमारा कंट्री, अभी रुको सुनो, हमारा कंट्री कैपिटलिस्ट की तरफ ज़्यादा मूव हो रहा है। ये बात समझना होगा तुमको। स्पेशली 1991 के बाद ये थोड़ा कैपिटलिस्ट ब्लॉक में ज़्यादा शिफ्ट हो गया। और यही इसी का एग्जाम्पल है कि हम अभी यूएस के साथ बहुत टिल्टेड हो चुके हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन को यहाँ पे ऐड कर दो। आगे बढ़ते हैं, आज से क्लास करते हैं। देखो, तो जो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका एग्जाम्पल, जैसे कल बोले थे ना कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, उसका एग्जाम्पल दिए थे। कैपिटलिस्ट में तुम लोग को एग्जाम्पल दिया गया था यूएस से, ब्रिटेन, फ्रांस, और सोशलिस्ट में तुमको रस्सा, चाइना। अब मैं तुमको चाइना के बारे में बात करना चाहूँगा, ठीक है, तुम्हारे नॉलेज के लिए, एड ऑन के लिए। देखो, चाइना कम्युनिस्ट सरकार है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का। कम्युनिस्ट मतलब क्या, या कम्युनलिज्म जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। तो तुम्हारा जो कम्युनिस्ट जो सरकार है वो सोशलिस्ट का एक रेडिकल फॉर्म है और ज़्यादा। और वहाँ नाम के लिए वो कैपिटलिस्ट की तरह ही काम करता है। नहीं तो अनलेस तुम कैपिटलिस्ट की तरह काम नहीं करोगे तो अलीबाबा नहीं बनेगा इतना बड़ा, 5G टेक्नोलॉजी वाला हुआ ही नहीं बनेगा। मगर इसमें क्या है कि थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे स्टेट ओन्ड ज़्यादा है, यानी कि स्टेट ही बहुत सारा कंपनी को चलाता है चाइना में, इसलिए संरक्षण मिल जाता है, सिक्योरिटी मिल जाता है, अनलाइक अदर कंट्रीज, अनलाइक यूएस से, अनलाइक ब्रिटेन। जैसे यूएस में देखो, एलन मस्क का अपना ही बहुत बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है कि नासा भी उसके साथ कोऑपरेट करना चाहता है ना। बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी आदमी है वो, एलन मस्क बहुत बड़ा आदमी है, तुम लोग जितना सोच भी नहीं सकता उससे बड़ा है वो, समझ रहे हो ना। उसने पूरा क्रांति ला दिया स्पेस में। तो एक आदमी क्या कर सकता है, एक आदमी वो कर सकता है। देखो एलन मस्क का बेस्ट एग्जांपल है एलन मस्क। कोई करे इंस्पिरेशन माने तो एलन मस्क को माने, समझ रहे हो ना। उनका सुनो, इंटरव्यू सुनो, उनका व्यू सुनो, समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत मेहनत किया उन्होंने। अब देखो, अब यहाँ पे हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल देके बात करेंगे कैसे ये कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। देखो, फर्स्ट वन क्या होगा कि कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि वो फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन होगा, हाथ से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 1750 के बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका है, तो फैक्ट्री से तुम्हारा प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है कि प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द कैपिटलिस्ट आइडिया, यानी कि तुम्हारा क्या है, ये पूरी तरीके से डिमांड सप्लाई चेन सिस्टम पे डिपेंड करता है। सरकार का कोई दाखिला नहीं है, लेजर फेयर डॉक्ट्रिन है, फ्री मार्केट ट्रेड। मार्केट ड्राइव करेगा, मार्केट तय करेगा कितना सप्लाई होगा, कितना डिमांड होगा, समझे। फ्रिज का 2 डिमांड है तो ही बनेगा। ये नहीं कि सरकार उधर से बोल रहा है कि 10 को फ्रिज बनाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ मार्केट। उसके बाद देखो, तो जानते हो मार्केट नीड्स, थर्ड तो बोल ही रहा है सी में। उसके बाद लेजर फेयर डॉक्ट्रिन, ये डॉक्ट्रिन है इकोनॉमिक्स में, तुम लोग जानोगे इस चीज के बाद। ये डॉक्ट्रिन का मतलब ही होता है फ्री ट्रेड, लेजर फेयर। उसके बाद देखो, स्टेट सपोज टू इंडस्ट्री, स्टेट सपोर्ट करता है, बिना स्टेट का तो इंडस्ट्री हो ही नहीं सकता है, स्टेट को तो करना ही पड़ेगा सपोर्ट। उसके बाद क्या है, सिटीज ऑफ ब्रिटेन टर्न आउट टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लाइक मैनचेस्टर। समझ में आया तुमको अंकित जो लिखा है तुम? ये कॉटन टेक्सटाइल कैसे हो गया था, देखो यहाँ पे जो उस बुक से पढ़े हो तो सब मैं बोल रहा हूँ, जो पढ़े हो वो भी होगा यहाँ पे। तो क्या है कि जो सिटीज है ब्रिटेन का
वो बड़े बड़े कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनना शुरू हो गए उस सिटी में, लाइक मैनचेस्टर अभी भी बहुत बड़ा घर है वर्ल्ड का, सो फार कॉटन टेक्सटाइल इज कंसर्न। और वहाँ ब्रांड हो जाएगा ना बहु मैनचेस्टर का, तो हो गया बात खत्म। यानी कि देखो हिस्ट्री कैसे अभी तक प्रेजेंट तक बात करता है, ये समझने पड़ेगा तुम लोग को। उसके बाद मैकेनाइज कॉटन स्पाइनिंग पावर बाय स्टीम एंड वाटर हैड इंक्रीज। पहले सिस्टम यही था कि स्टीम से तुम करते थे, भले स्टीम इंजन आता था कि नहीं आता था जी, ठीक है, और वाटर से, यानी कि कॉटन स्पिनिंग, कॉटन ये घुमाने वाला बाबू धागा वाला ऐसे से चल रहा है, बाद में ना बनेगा कपड़ा वो, ये सब मैकेनाइज तरीके से हो रहा है। और इसको बल कौन दे रहा है, स्टीम और वाटर। कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म, वही तो है कैपिटलिज्म, वही तो पूंजीपति वाला, जो आगे जो सिकंदर रहेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जितना जो इन्वेस्ट करेगा वो ज़्यादा कमाएगा, यही तो होता है कैपिटलिस्ट क्लास। उसके बाद आउटपुट हो गए, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी होगा वर्कर्स का, ब्रिटेन बिकम ऑफ न्यू इन्वेंशन इंक्रीज। और ये इसमें देखो वर्ड वुड इधर उधर दिया है, मतलब इसका समझने का प्रयास करो। जो प्रोडक्टिविटी है वर्कर्स का वो बढ़ना शुरू हो गया, उससे प्रोडक्शन भी बढ़ना शुरू हो गया। ये तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो फिर डिमांड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है फिर इंडस्ट्री भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म है जी, वही LPG बोलते हैं, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, सब तो वो प्रिंसिपल है। मार्केट को जब तक खोलोगे नहीं तब तक डिमांड और सप्लाई कैसे आगे जाएगा। आगे देखो अब सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये क्या है, पूरी तरीके से तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, यानी कि वेलफेयरिज्म, वेलफेयर करेंगे, स्टेट का फुल कंट्रोल, स्टेट तय करेगा कितना प्रोडक्शन होगा, कोई मार्केट ड्रिवन नहीं होगा, कोई सप्लाई डिमांड चेन सिस्टम मार्केट के बेसिस पे नहीं होगा। तरीका सेम होगा, कॉटन स्पिनिंग पावर्ड बाय स्टीम एंड वाटर, वो तो तरीका तो सेम ही होगा ना जी, इंडस्ट्री खड़ा करने का तरीका तो सेम होगा सबका। तो समझे, इट वॉज बेस्ड ऑन द कम्युनिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी, ये कम्युनिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी वही बोले कि जहाँ पे स्टेट का पावर होगा, प्राइवेट प्लेयर्स का एब्सेंस रहेगा, वहाँ पे नहीं होगा, और ये पूरी तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड है, समझे। और रशिया बेस्ट एग्जांपल है इसका, समझ गए ना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट प्लेयर्स नहीं रहा, प्राइवेट प्लेयर्स रहेगा, वहाँ प्राइवेट प्लेयर्स उतना आज़ादी से काम नहीं कर पाएगा जितना कैपिटलिस्ट ब्लॉक में करता है, उसको बार बार परमिशन लेना होगा। जैसे हमारे इंडिया में परमिट लाइसेंस राज था ना जी, हाँ था ना, वही बिल्कुल वही। आगे देखो, आई होप सब समझ में आ गया एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखेंगे नया चीज़ कि जापानीज इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो ये कान खोल के सुनना तुम लोग, ये वेरी नाइस कि जापान में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। और हम तुमको क्या एक लिखा दिए थे 7th 8th में, तुम्हारा नंबर था कि जापान में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया वो कैसे डिफरेंट है यूरोप से, और हम बहुत प्रशंसा किए थे बोलते बोलते उस समय टॉपिक में, सब समझ में आ जाएगा तुमको अभी, ठीक है। तो पहले जापान समझते कि जापान में स्थिति क्या था उस समय। देखो अब ये समझो कि ब्रिटेन से घूम फिर के पहुंचा यूएस में, अब बेल्जियम से पार करते 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 यूएस पहुंचा। अब यूएस से, ठीक है, एक मैथ्यू पेरी करके थे, अब पैसिफिक क्रॉस करके वो जापान आए, तब जाके वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। क्योंकि मैथ्यू पेरी ये लेके आए, कॉन्सेप्ट लेके आए, ये यूएस के हैं, ये कॉन्सेप्ट लेके आए, मगर इतना आसानी से नहीं हुआ जितना आसानी से यहाँ पे लिख दिया गया है। पहले समझो कि वहाँ पे सिस्टम कैसा सिस्टम था। देखो सिस्टम क्या था, देखो अब तुमको सिस्टम समझना होगा यहाँ पे। अब देखो ये तुम्हारा वर्ड लिखा गया कि टोक्यो गवा जो था तुम्हारा, ये प्रोग्रेसिव थिंकर था, प्रोग्रेसिव रूलर था। ये सुनो अंकित, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस मत करना, ये नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं समझ में आएगा, कंसंट्रेट करना फुल। तुम्हारा क्या है कि टोक्यो, ये तुम्हारा जो टोक्यो गवा है, यानी क्यो गवा है, ये जब ये रूल कर रहा था तभी तुम्हारा यूएस से जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था। उससे पहले स्थिति क्या था, उससे मेजी रूल करता था। मेजी क्या है, तुम्हारा रूल करता था जापान में। मेजी के टाइम में जापान पूरा बंद था, जापान क्लोज डोर इकोनॉमी था। जैसे इंडिया 1991 से पहले क्लोज डोर इकोनॉमी था ना, उस तरह जापान तुम्हारा क्या है कि मेजी के रूल के टाइम में पूरा क्लोज था। वही बोल रहा है कि देखो ऊपर में क्रॉस किया है ना, वो डर था, वो सॉरी डर बोले, वो फार ईस्ट, देखो पोजीशन जानते हो फार ईस्ट में है कि नहीं है, फार ईस्ट में है। एशिया का फार ईस्ट मतलब क्या है, सबसे दूर में एशिया का पार्ट है फार ईस्ट में, वो लोकेशन बताया है पैसिफिक के पास में। अब इसको तुमको समझना होगा कि ये तुम्हारा एशिया का सबसे पहला कंटिनेंट है जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद रसिया में गया है, उसके बाद में चाइना में गया है, ये समझने का प्रयास करो। मगर हिस्ट्री तो कुछ और बोल रहा है। जापान पहले क्लोज डोर इकोनॉमी था, मेजी उसको बंद करके रखा था कि हम बाहर से नहीं आने देंगे किसी को। तो मेजी के टाइम में वो पूरा बंद था, क्यों? क्योंकि उसको डर था ब्रिटिश इंपीरियलिज्म
का, फ्रांस इंपीरियलिज्म का, कि कहीं ये पूरा वर्ल्ड को कब्जा रहा है, कहीं हमको भी कब्जा ना रहा, इसको बंद करके रखा था उसके इकोनॉमिक को। समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, टोकुगावा अब जब रूल कर रहे थे जापान को, समझे, तो रूलर अब देखो जापान के, जैसे कि हमारे इंडिया में रूलर को बोलते हैं ना बादशाह, अपना अपना नाम होता है डिफरेंट डिफरेंट। जैसे वहाँ पे क्वीन विक्टोरिया टाइटल मिलता है कि नहीं मिलता है, एलिजाबेथ का टाइटल मिलता है, उस तरह वहाँ पे टाइटल मिलता था। रूलर जो जापान का हुआ उसको बोलेंगे सगुन बोलेंगे, जनरली बोला जाता है। इसलिए ये जो तुम्हारा उस समय का रूलर था उसका नाम क्या था, सोगुनाटे, ठीक है, ऐसे करके नाम था। तो देख लेना क्या कि वो जापानीज नेम है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो कि सोगुनाटा नाम कैसे आया, क्योंकि वो उसका टाइटल था, समझे। और ये क्या है तुम्हारा, इसका देखो विचारधारा, ये ऑर्थोडॉक्स था, कंजर्वेटिव था, इसलिए ये आदमी क्या फॉलो कर रहा है, तुम्हारा क्लोज डोर पॉलिसी फॉलो कर रहा है, यानी कि बंद करके रख रहा है उसको, समझे, बंद करके रख रहा है। अब देखो, मगर इसको ओवरथ्रोन कर दिया मेजी रूलर्स। जैसे इंडिया में मॉडर्न खत्म हुआ तो दूसरा आया ना, उस तरह तुम्हारा ये टोकुगावा जब था रूलर, इसको ओवरथ्रोन किया मेजी रूलर्स ने, और वो पावर पे आए। और ये अपना को नेशनलिस्ट बताते थे, जैसे बीजेपी अभी नेशनलिस्ट बताता है ना अपने आप को कि हम देश के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये भी देश के लिए काम करना चाहते हैं बोल के ओवरथ्रो कर दिया उसको, किसको, हाँ, टोकुगावा को ओवरथ्रो कर दिया। हाँ, अब मेजी रूलर्स आए, समझे। और बिल्कुल ये मेजी रूलर्स ही है जिसके वजह से तुम्हारा क्या हुआ, अब ये क्लोज डोर इकोनॉमी जो तुम्हारा सोगोडा कर रहा था उसको ख़त्म किए, और मेजी के टाइम में जो पैसिफिक से यूएस से आया उसको वेलकम किया गया। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को। तो अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहाँ पे हुआ है, इससे क्या बहुत फास्ट डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे, बहुत तेज़ी से, यूरोपियन से भी आगे निकल गया है लोग, समझे। लेजिस्लेटिव डॉक्ट्रिन है, फ्री मार्केट है, लिबरलिज्म है, कैपिटलिज्म है, और सबसे बड़ी बात है कि जापानीज का गुड एथिक्स है, हर समय बोलते हैं, सब चीज़ अनुकूल है, निकल गया आगे। यानी कि हिस्ट्री समझ रहे हो ना, हिस्ट्री कब हुआ था और अभी तक वो खा रहा है हिस्ट्री का, समझे ना। हम लोग नल्ले और निकम्मे थे बहुत पहले से, इसलिए अभी ऐसे हैं, क्योंकि हम लोग का यदि पूर्वज ही अच्छा होता, मान लो प्रेरणा मिलता है ना उससे। हमारा राजा लोग सब निकम्मा था, खाता सोता था, क्या कह सकते हो, वो एथिक्स ही नहीं रहा। मगर यदि मान लो कि हम अपना जनरेशन को अच्छा कर लेंगे तो हमारा आने वाला जनरेशन तो बहुत स्पीड हो जाएगा। एक कलेक्टर का बेटा देखो तुम, गलत काम नहीं करेगा, बहुत कम चांस रहेगा गलत काम करने का। मैं एक गरीब का, एक रिक्शा वाला का बेटा, या फिर एक दूसरा मिडिल क्लास का बेटा, वो ज़्यादा ससेप्टेबल है खराब जोन में घुसने में, जल्दी जा सकता है वो। इसलिए बोल रहे हैं हम, बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं। देखो ये पूरा हिस्ट्री भी इसी तरह गवर्नमेंट कर रहा है। आगे देखो, बिकॉज ऑफ IR इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन जापान, क्या यहाँ पे मिलिट्री टुक प्लेस, जापान हैड ट्रेन टू रूलर ओवर इंटायर पैसिफिक ओशन। अब क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे अब देखो जापान में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो जापान भी बाबू ऐसा कंट्री था ना पहले, पूरा यानी कि बढ़ा दे दबदबा, अब हम फतेह करेंगे दुनिया को, अब हम खा जाएंगे ब्रिटेन को, ये वाला एटीट्यूड। तब उसको शांत करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी में बम फोड़ा गया था। ये मत कभी तुम लोग पीटी सोचना कि वो जापान के ऊपर हो गया। अरे जापान सरेंडर करने के लिए तैयार ही नहीं था, वो हार गया फिर भी सरेंडर नहीं कर रहा है। तो सरेंडर करवाने के लिए नहीं बोलना है, सरेंडर करवाने के लिए वहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी में बम विस्फोट हुआ। और हम लोग पीटी साइड देखते हैं, जब तुम अडिग हो गया, तुम माने नहीं रहा, जबकि हार चुका है, क्या करेंगे, हाथ काट देंगे तुम्हारा। एक ये दलील है, इतना भी हाथ नहीं काटेंगे कि तुम मरे जाओ। उसको भी नहीं पता था, बिल्कुल उसको भी नहीं पता था इतना त्रासदी हो सकता है। इसलिए वहाँ से कन्वेंशन हुआ कि नहीं अब नहीं, हो गया। हाँ बिल्कुल, समझे ना, वेरी गुड वेरी गुड। हेल्प भी तो सर अमेरिका ही किया ना उसको, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, उसके इकोनॉमी को मतलब मेंटेन करने के लिए वो हेल्प भी तो अमेरिका ही किया था। अब किसको क्या पता रहता, आज तुमको हम हेल्प कर दे, पढ़ा दिया, कल हम कोई विद्रोह कर दोगे तुम, ये तो नियम ही है, बगावत तो होता ही है। जैसे तुम देखो LK आडवाणी जी मोदी जी को आगे बढ़ाए ना, फिर वो अपना सीट से बाहर चले गए, मोदी जी अभी है रूलर, ये तो होता ही है, ठीक है ना, समझ गए। तब इसका ड्रीम हो गया जापान का कि हम इंटायर पैसिफिक ओशन पे राज करेंगे। जो समुद्र को राज कर लिया वो तो लैंड को आराम से राज कर लेगा। समुद्र पूरा ट्रेड रूट है, जानता है बेजेंटाइन एम्पायर और उसका, तुम जान ही रहा है तुम, अब तो समझ में आ गया कितना रोल होता है ओशन सबका, बहुत ज़्यादा, पूरा ट्रेड रूट है। आगे देखो जापान, अब देखो मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया, अब यदि कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इसमें और तुम्हारा हम क्लियर कर देंगे।
ये माइंड मैप बता दी है, मेजी रूलर्स क्या था, सगोवाटा क्या था, सब बता चुके हैं। हाँ, प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो सकता है हमको भी, मतलब जो है वो समझ लो, क्योंकि जैपनीज नेम है। हमारा साउथ इंडियन का नाम प्रोनाउंस करने में हमको दिक्कत हो जाता है, हमको क्या, सभी को दिक्कत हो जाएगा जो नॉर्दर्न इंडिया से है। अब 20 बार 30 बार पढ़ोगे उसको तब वो फंस जाएगा, तब आ जाएगा टोन में। देखो, जापान फर्स्ट कंट्री है जिसने विटनेस किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन को एशिया में 1868 में, समझे, 19th सेंचुरी में, ये दिमाग में रख लो। अब हो गया नहीं, अब नहीं बोलना है, बाद में बोलना। 1853 के बाद जो जापानीज गवर्नमेंट थे वो क्लोज डोर इकोनॉमी फॉलो कर रहे थे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही इसके वजह से नए टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज़ वहाँ पे जापान में आ ही नहीं रहा था। बोल चुके हैं तुमको, अभी नहीं टोकना है, अभी समझते जाओ। मैं 1853 में क्या हुआ कि अमेरिकन नेवल कमांडर मैथ्यू पेरी, बोले थे नेवी वाले थे, ये जापान में आए हैं और फोर्स किए जापानीज गवर्नमेंट को कि आप अपना डोर ओपन करिए, चाहते हैं कि आपकी कंट्री में विकास हो, फोर्स किया गया उनको। उसके बाद जापानीज गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्लोज डोर इकोनॉमी ख़त्म किया और ओपन डोर इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। समझ गए बात को, बड़ा नूनू बाबू करके समझा रहे हैं, समझो। इससे क्या हुआ, तुम्हारा एक नेशनलिस्ट, दिस ट्रिगर्ड फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म अमंग जापानीज एंड दिस कॉल्ड फॉर मेजी रेस्टोरेशन। अब देखो यहाँ पे समझो, वो माइंड मैप में थोड़ा गड़बड़ दे गया था, यहाँ पे समझो, यहाँ से तुमको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बोला है कि तब नेशनलिज्म पे हुआ, नेशनलिज्म में क्या है कि हम क्लोज डोर ही रहेंगे, यही ना हुआ जी, क्योंकि पहले जो रहे थे वैसे ही रहेंगे। जब ऐसा बात हुआ तो फिर से मेजी रेस्टोरेशन, क्योंकि मेजी बहुत पहले रहता था, बहुत पहले मेजी ही रहता था, बहुत पहले क्या रहता था, मेजी रहता था। फिर सुकोटवा वो आया, एस वाला जो आया, और उसके टाइम में नेवी आ रहा है यूएस से, इसने फोर्स किया, तब वो क्या किया कि इकोनॉमी को ओपन किया, पहले तो बंद करके रखा था, इकोनॉमी को ओपन किया, इकोनॉमी किया, प्रोटेस्ट हो गया पूरा जापान में, तो फिर मेजी फिर से आया वापस, क्योंकि पहले मेजी का रूल था। जैसे 1857 में बहादुर शाह जापान को फिर बैठाया गया ना जी, क्यों, नेशनलिज्म की वजह से। आर यू गेटिंग मी? तो देखो, तो दे कॉल्ड फॉर मेजी रेस्टोरेशन एंड फुली मेजी रूल्ड वाज रिस्टोर्ड, और फिर से मेजी रूल को रिस्टोर किया गया। देखो अब क्या हुआ उसके बाद, मेजी रूलर्स वर स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट थे, देश के लिए सोचते थे, देश के लिए करते थे, एंड दे पुश जापान ऑन द लाइन्स ऑफ। अब इन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन खड़ा कर दिया, जापान में फुल इंडस्ट्रियलाइजेशन, समझ गए। और उसकी वजह से क्या हो गया, जापान वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड बन गया। यानी कि देखो कंट्री का, देखो हो क्या रहा है, तुम समझ रहे हो। देखो मैं फिर से गणित समझाता हूँ, यदि कंफ्यूजन है तो। देखो हो क्या रहा है, देखो बात समझो यहाँ पे, मैं फिर से समझा रहा हूँ इस चीज़ को। देखो यदि अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं तुमको समझाता हूँ फिर से। ये नाम क्या है इनका, पहले इनका नाम लो। ये तुम्हारा तोकुगावा है, तोकुगावा, ठीक है। देखो तोकुगावा क्या हुआ, देखो मेजी शुरू में मेजी ही रूल करता था, मेजी रूल शुरू में, वो खत्म हुआ, तोकुगावा आया, ठीक है। इसका टाइटल जानते हो, ऐसे आता है, उस पर जाना नहीं चाहूँगा मैं। तो ये जब रूल कर रहा है, ठीक है, इसको फोर्स किया। अब ये ओपन नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो क्लोज डोर इकोनॉमी चला रहा है। ये आया, इसको बोला कि खोलिए खोलिए खोलिए, और ये अपना बंद करके रखा है, ठीक है। तो एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स पूरा कंट्री में उमड़ा कि ये क्या कर रहा है, ये काम ठीक से नहीं कर रहा, अब कोई नेशनलिस्ट वाला लीडर होना चाहिए सत्ता पे। तो फिर से मेजी को रिस्टोर किया गया, फिर मेजी फिर अपना शासन पे आया, और मेजी क्या किया कि इकोनॉमी को ओपन कर दिया। और जब इकोनॉमी को ओपन कर दिया तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन तगड़ा, और आदमी तो एथिकल है ही वहाँ पे। आई होप समझ में आ गया होगा। ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा मे भी बोलने में, मगर ये है, मैं फिर से उसको करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, समझ गए ना बात को। इट्स माई ड्यूटी ना, मैं गलत नहीं पढ़ा सकता हूँ, गलत पढ़ाऊंगा तो हो जाएगा फिर सिविल सर्विस में। देखो अब देखो, इसलिए मेजी रूलर्स क्या स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट थे, और उन्होंने जापान को क्या ऑन द लाइन्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन खड़ा किया, और जापान टर्न आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और जापान बहुत कम समय के अंदर मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बन के उमड़ गया, देख रहे हो। अब देखो, अब जापान देखो, इन जापानीज इंडस्ट्रियलाइजेशन टू प्लेट ऑफ स्टेट वॉज वेरी क्रूशियल, और जापानीज इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेट का रोल अहम था, यानी कि मेजी रूलर्स का भूमिका अहम था। और ये कब का बात कर रहा हूँ, 1858 के बाद का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि 19th सेंचुरी का, मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी का बात हो रहा है, ठीक है। हाँ, दे फॉलो 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, 3 इंपॉर्टेंट जो जानते हो, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म और लेजर फेयर डॉक्ट्रिन, जो बता चुके हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास का होता है।
अब उसके बाद देखो, स्टेट प्रोवाइडेड कैपिटल टू प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स, स्टेट वही है, पैसा दे रहा है प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स को, आप करो जैसे कि होता है, ठीक है, और इनकरेज कर रहा है कि आप इंडस्ट्रीज को डेवलप करो, क्योंकि जितना इंडस्ट्री बढ़ेगा उतना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होंगे हम। उसका जापान अचीव्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ वेरी फास्ट, यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो पॉइंट है सबसे सोचने वाली बात, कि इतना फास्ट ग्रोथ किया कि जो जापान ने 30 साल में कर दिया वो यूरोप को 100 साल लगा था करने में, ठीक है, वो बात है। मगर ऐसा नहीं होता है, जापान में भी तो पहली बार आ रहा है वो चीज़, इस कॉन्टेक्स्ट से भी देखो ना तुम, दूसरे कौन, अब हर कंट्री में कहाँ 30 साल में हुआ, ये भी सब आ रहा है तुम्हारा, कहाँ बेल्जियम में जर्मनी में 30 साल में हो गया तुम्हारा, समझ रहे हैं ना बात को। कोई बच्चा, इसका मतलब सिविल सर्विस जो एसएन बनर्जी निकाल दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में, और तुम भी पहले अटेम्प्ट में निकाल दिया, तो तुम 6 महीने पढ़ के निकाल दिया, तो इतिहास गवाह नहीं रखेगा तुमको, वही तो किया है, उससे भी बड़ा काम किया है। यानी कि जो 100 साल में किया है यूरोपियन ने, वो 30 साल में कर दिखाया जापान ने, और इसलिए सिविल सर्विस क्वेश्चन भी पूछ लेती है इसके ऊपर, समझ गए। जैपनीज आर नोन फॉर द वर्क एथिक्स, देखो कम से कम सीखो जैपनीज से, वर्क एथिक्स के लिए जाना जाता है, डिटरमिनेशन का जब का होता है। अब देखो क्या किया, देखो ये जानना चाहिए, ये चाइना ने भी यही किया, देखो समझो कान खोल के, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हब है वर्ल्ड में, जापान में मैन्युफैक्चरिंग हब था, अभी चाइना ने कर लिया, ओवरशैडो कर दिया उसको। शुरू में क्या किया कि लो क्वालिटी गुड्स पे फोकस किया जापान ने, अब बट लेटर ऑन जैसे पैसा आने लगा, लेटर ऑन वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे फोकस करेंगे। भाई शुरू में तो करेंगे ना, शुरू में तो ऑग पढ़ोगे तुम सिविल सर्विस के लिए, जैसे ही रिदम क्रिएट होते चला जाएगा तुम्हारा, बड़ा बड़ा तुम दे रहा है तुम फिलोसॉफी, यस, यानी कि देखो ये तो ट्रेडिशन ही है, हार्डवर्क, इसी को ना हार्डवर्क कहते हैं। बेस लेवल बनने में टाइम लगता है, ये क्या किया पूरी तरीके से फोकस किए लो क्वालिटी पे, जैसे ही पैसा आना शुरू हो गया, जैसे ही हाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये चीज़ होता है, तो बढ़ते 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 हाई प्रोडक्ट्स में वो तब्दील हो गया, चेंज हो गया, और वो यूरोप के पार हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, यूरोप से मैच कर गया उसका। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जापानीज प्रोडक्ट्स वर फ्लडेड इन यूरोपियन मार्केट, बता यूरोपियन मार्केट में घुस गया इसका प्रोडक्ट, कैन यू बिलीव इट, यूरोपियन मार्केट को कैप्चर कर लिया, जैसे कि अभी चाइना किया है, चाइना पूरा वर्ल्ड मार्केट में कैप्चर किया है। चाइना बहुत मजाक नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ, जैसे चाइना का प्रोडक्ट वर्ल्ड पे कब्जा है, उस तरह जापान ने पूरा यूरोपियन मार्केट्स में अपना कब्जा जमा लिया है। और क्यों? क्योंकि हाई क्वालिटी के लिए जाना जाता है, और जानते हैं यूरोपियन मार्केट में हाई क्वालिटी वाला चीज़ बिकता है, तभी ना बोन ऑफ कंटेंशन इंडिया के साथ, समझ में आ रहा है ना जी। तो ये खत्म कर दी है, जापानीज समझ में आया ना जी, जो पूछेगा तो धर धर लिख देना जाके, समझ गए ना। अब देखेंगे, ये तो बात चलो ठीक है अपने जगह है, ये हुआ इम्पैक्ट क्या हुआ, इसी में लिखा है थे तुम लोग को, इम्पैक्ट स्प्रेड बता चुके हैं। अब इम्पैक्ट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, देखो इस इम्पैक्ट को हम बहुत भाग में तोड़ना चाहेंगे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट और इकोनॉमिक एस्पेक्ट, यानी कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट, समझे। अब देखो सोशल इम्पैक्ट, देखो कोई चीज़ का बाबू इम्पैक्ट जो होता है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मैं इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस है, रेमिफिकेशंस है, इम्प्लीकेशंस है, समझ रहे हो। तो अब देखो, अब ये समझना होगा तुमको कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ, ठीक है, देखो, और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखें, पहले नेगेटिव देखते हैं। क्लास स्ट्रगल हो गया, क्यों? जब कैपिटलिस्ट ब्लॉक बढ़ेगा तो वर्किंग क्लास का शोषण होगा, वर्किंग क्लास का शोषण होगा, हो तो गया। और क्लास डिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, कैपिटलिस्ट लोग बैठ के कमा रहा है और वर्किंग एकदम 10 घंटा 15 घंटा एकदम खट रहा है, पैसा मिल रहा है कम। चिल्ड्रन का हो जाएगा तुम्हारा, वो चिल्ड्रन के साथ एक्सप्लॉयटेशन होगा, वुमेन के साथ एक्सप्लॉयटेशन होगा, सही से उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है। और देखो अनइक्वलिटी आ जाएगा, गिनी कोएफिशिएंट बढ़ जाएगा, और यही इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहचान होता है। आज का है तुम्हारा वो धारावी में इतना बड़ा तुम्हारा इस्लाम एरिया है, बगल में देखो इंडस्ट्री है, ये नियम है, इंडस्ट्री जहाँ जहाँ खड़ा होगा वहाँ इस्लाम बनता ही है, वर्ल्ड का नियम है बाबू शुरुआत का। क्यों? वर्किंग क्लास लोग रहेगा, वर्किंग क्लास के लिए तुम बड़ा बड़ा मकान बना के देगा नहीं तुम, और बेचारा उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत खत्म, यानी कि सेक्शन हुआ, ये वो बहुत अमीर इंडस्ट्री चलाने वाला, और जो इंडस्ट्री को खट रहा है इतना समय दे रहा है वो बहुत गरीब। तो क्लास डिवीजन हुआ, क्लास स्ट्रगल होगा, बाद में जाकर बोल्शेविक और मेंशेविक का बहुत बड़ा तुम्हारा रशियन रेवोल्यूशन हो जाएगा बाद में जाकर, ये चीज़
रशिया से, तब जाके ILO बन जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। रिलेट करो सभी चीज को। रिच और पोर तुम्हारा इमरजेंट हो गया, इस्लाम आ गया, देखो सब तो बोल तो दिए। वर्किंग क्लास कंडीशन और खराब हो गया, यही तो है तुम्हारा नेगेटिव। पॉजिटिव क्या हुआ? कहीं ना कहीं आदमी का जीने का तरीका चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले हाथ से पहना हुआ पहन रहा था, अब वो मशीन से पहना हुआ पहन रहा है। अब थोड़ा हाई स्टैंडर्ड हो गया, खाने का तरीका चेंज हो गया, बोलने का तरीका। क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो एजुकेशन तो आया है ना। एजुकेशन चेंज करता है कि नहीं करता है? यस, समझा? अब सोशल इम्पैक्ट के अंदर हम घुस के कल्चरल इम्पैक्ट बोल सकते हैं ना, क्योंकि सोशल और कल्चरल बहुत रिलेटेड है एक दूसरे से। तो आप देखो तो क्या हुआ, कल्चरल इम्पैक्ट क्या पड़ा, यानी कि तुम कह सकते हो कि सोशल इम्पैक्ट ही क्या है। बाबू ग्लोबलाइजेशन आया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक्सपांसन हुआ। जब इंडस्ट्रियलाइज का एक्सपेंशन हुआ तो एडवर्टीजमेंट आएगा, अमिताभ बच्चन आएंगे च्यवनप्राश का वो करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए। तो एडवर्टीजमेंट हुआ कि हमारा फलना मैनचेस्टर का खरीदिएगा, नाइक का खरीदिएगा। तो एडवर्टीजमेंट का दुनिया वही बोल रहा है। एडवर्टीजमेंट आया, रोड और रेलवे बने, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बने, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है कि नहीं कंट्री के लिए, समझे? कम्युनिकेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बने, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बने, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बने, और क्या चाहिए तुमको? यानी कि ओवरऑल विकास हुआ। देख रहा है कैसे दिमाग घूम रहा है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो समझा ना बाबू कि सोशल इम्पैक्ट में क्या हुआ, कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ। कोई कल्चरल इम्पैक्ट नहीं बोले तो कोई बात नहीं है, दुख नहीं मानना, सोशल इम्पैक्ट ला देना, उससे रिलेटेड है। बस कान खोल के सुनते रहो और माइंड को करते रहो, जो नहीं कहूँ बहुत तुमको किताब में मिल जाएगा। ये सब सोचने वाला चीज़ है, चिंतन का काम है ये सब, समझे? अब देखो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, इंपीरियलिज्म हुआ, इंडस्ट्री खड़ा हो गया, रईस हो गया, जेब में पैसा है, बुद्धि है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जाकर साम्राज्य हथिया लो, इंपीरियलिज्म बढ़ गया। तभी ना तुम्हारा जापान बोला था वो इंटायर पैसिफिक पर राज करेगा। आर यू गेटिंग मी? इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाएगा तो पैसा आज क्यों इतना उछल रहा है तुम्हारा चाइना? यही तो है। हाँ बिल्कुल, हाँ हमसे भी भाई करने बन जाएगा तुम लोग। अब देखो आइडियोलॉजी लाइक कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म हुआ कि नहीं हुआ? जब पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन तो एक कैपिटलिज्म वाला पूंजीपति वाला आइडियोलॉजी बहुत फ्लरिश कर जाएगा, कम्युनलिज्म वाला ठीक इसके विपरीत में भी आ जाएगा। नहीं नहीं ये सही नहीं है, सोशलिज्म दीजिए ताकि वो वर्कर क्लास का वो ना हो, यानी कि दोनों क्लास का आइडियोलॉजी बढ़ेगा। हाँ सोशल वर्कर का भी, यानी कि वर्किंग क्लास का भी अधिकार होना चाहिए, ये भी तो आइडियोलॉजी आएगा। क्यों? कार्ल मार्क्स बैठ के लिख रहे हैं जर्मनी में, मजाक नहीं है। कार्ल मार्क्स रिसर्च में कहीं पढ़वाएंगे और उसके बाद तुम्हारा मंडे पे लगवा देंगे कार्ल मार्क्स का फोटो, समझे? कार्ल मार्क्स कोई मजाक का चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज है। पहली बार किसी आदमी ने बोलता है कि पॉवर्टी विरासत का दिया हुआ चीज नहीं है, स्टेट का दिया हुआ चीज है। तो समझ रहे कितना रिवोल्यूशनरी आइडियाज है ये। देखो अब उसके बाद देखो कॉलोनिज्म, इंपीरियलिज्म तो हुआ, कॉलोनिज्म हुआ। कॉलोनिज्म में क्या हुआ? अफ्रीका को चॉप आउट कर दिया आपने, चॉपिंग ऑफ बोलते हैं ना। देखो जा इधर इधर देखो, अंकित देखो क्या हालत है तुम्हारा अफ्रीका का, कटा हुआ है। ऐसे लाइन बना दिया कि लो बाबू तुम पोर्टुगीज है, तुम यहाँ रूल करना, हम ब्रिटिश है यहाँ रूल करेंगे, तुम इधर रूल करना। ऐसे काट दिया ऐसे करके लाइन बना दिया कि यहीं रहेगा तुम, अब हम यहाँ रहेंगे। कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं है। देखो इसलिए तुमको दिखेगा, दिखाओ क्या बोल रहे हो, दिखाओ सबको। हाँ देख रहे हो कितना सीधा लाइन है, इसको बोलते हैं चॉपिंग। और यहाँ सिविल सर्विस हंसते हुए क्वेश्चन पूछ लेता है 2017 में, बैठो। तो ये आइडियाज नहीं होगा तो कहाँ से आंसर दे पाओगे तुम लोग? तो कॉलोनिज्म आया ना, दौड़ा ना, इंडिया में भी आया कि नहीं आया, अफ्रीका में भी आया इसी तरह। देखो और कहीं ना कहीं यही इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से कोल्ड वार हो गया। क्यों? दोनों सुप्रीमेसी दिखाना शुरू कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो जीता था तो यूएस और रशिया तो एक साथ था ना। अब बाद में तुम्हारा जानते हो कि बार बार बोल चुके हैं कि ब्रिटेन क्रश कर गया उसके बाद। तो कहीं ना कहीं कोल्ड वार इसका कि हम सुपीरियर है तो आप सुपीरियर है, वो अगला वाला बोला कि हम सुपीरियर है। तो ये तो बहुत लंबा चला है बात। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो कोल्ड वार लंबा चला है। 1991 में रशिया का औकात दिखा दिया गया, खत्म कर दिया गया उसको, और उसके बाद लोन पावर होगा अकेले निकल गया। तो वही है कि कहीं ना कहीं इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन का पॉलिटिकल इम्पैक्ट हमारा कोल्ड वार पे भी पड़ा है। वही देखो 1945 से 91 तक गया है। क्यों? 91 में टूट गया, जब टूट गया तो हो तो गया, फेंका गया वो। अब यूएसए झंडी लेके चल जाएगा कि अकेला पावर है, कोई उसको नहीं कर सकता। अभी कौन दे रहा चुनौती उसको? चाइना।
समझो हिस्ट्री कैसे होता है, बाद में तुम्हारा बचवा लोग नाती जो भी है तुम्हारा वो पढ़ेगा, ठीक है, एलन मस्क के बारे में पढ़ेगा। देखो अब देखो पॉलिटिकल इंपैक्ट समझ में आया। पॉलिटिकल इंपैक्ट मतलब क्या है, तंत्र में क्या असर पड़ रहा है। कल्चरल यानी कि सोशल भी देख चुके हो तुम लोग। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट। देखो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी उसी से जुड़ा होगा कि नहीं होगा। लेजर फेयर वाला डॉक्ट्रिन आया है कि ना, बैंकिंग सेक्टर्स आए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्यों नहीं आएगा, बैंक वाला नहीं आएगा कि जहाँ से लोन लेगा वहाँ पर फिर इंडस्ट्री खड़ा करेंगे, तो उसके लिए हमको एक फंड वाला चाहिए ना जी, मैकेनिज्म। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट हाउस, ये सब चीज़ आ जाएंगे। होप से समझ में। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट एमएनसी जो कि तुम लोग पढ़ते हो करंट अफेयर्स में, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसी का नेगेटिव रोल आ जाएगा बाद में कि टैक्स नहीं दिया जा रहा है, एमएनसी सब आना शुरू हो गया, ठीक है। एंटरप्राइजेस बनना शुरू हो गया, कॉर्पोरेशन बनना शुरू हो गया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो गया है जी, एंटरप्रेन्योरशिप बनना शुरू हो गया, ट्रेड और कॉमर्स अपने आप सब आप पे है, और ग्लोबलाइजेशन हो गया जिसके वजह से हम बोलते हैं दुनिया एक विलेज है। और इसका प्रमाण अभी तुमको मिलता है जब कोविड-19 होता है उधर, तो यहाँ पे तुम्हारा बेगूसराय में या पटना में या तुम्हारा दिल्ली में लोग सब परेशान है, समझता है। ये ग्लोबलाइजेशन का ही तो इम्पैक्ट है ना। यदि इकोनॉमी खुला ही नहीं होता, यदि हमारा एक पूरा वर्ल्ड एक विलेज ही नहीं होता, तो चाइना से आया हुआ चीज कहाँ है तुम्हारा शनिचर स्थान में पहुंचता, बताओ तुमको, नहीं ना पता। यहाँ तक मटियानी तक भी गया, देख रहे हो, इतना मजेदार चीज है। अब देखो हम तुमको बता दिए हैं मैप्स, अब हरबली भी बता देते हैं। देखो कोई पॉइंट मान लो कि अधूरा रह गया तो ये पूरा हो जाएगा इसमें। देखो तो इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल इम्पैक्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट। देखो अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स वर प्रोवाइडेड अकोमोडेशन इन अ लॉन्ग रो ऑफ स्मॉल रूम। एक लंबा रूम रख दिया बाबू, छोटा सा रूम है, उसमें आदमी को घुसा दिया, तुम रहो यहीं पे खाना खाओ। ह्यूमन राइट्स का तो हम धता बता दिए वहाँ पे, समझ गए ना, वही बोले थे वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन, दूसरे शब्द में। विद इमरजेंस ऑफ न्यू फैक्ट्रीज, हाँ ये देखो अब जब नए नए फैक्ट्रीज होंगे तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। पॉपुलेशन मरता का है जब उसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं होता है। जब इंडस्ट्री डेवलप होगा तो साइंटिफिक टेम्परमेंट आएगा, मेडिसिन बनेंगे, बहुत तरह का चीज़ होगा, तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगा। तुमको बताते तो हमेशा हम 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उस समय क्या था तुम्हारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेट 37 ईयर्स था। एक आदमी 37 ईयर्स तक ही जी पाता था उस समय, अभी देखो 67 है। तो फिर कैसे हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। देखो तो पॉपुलेशन बढ़ने लगा। अब पॉपुलेशन बढ़ना मतलब सीरियस प्रॉब्लम है कि नहीं है। इस्लाम बढ़ना शुरू हो गया, सिटीज में इस्लाम्स होता है, नेगेटिव रोल है कि नहीं। इस्लाम मतलब उतना ही तुम्हारा क्लास डिफरेंस हो गया, गरीबी। वर्कर कंडीशन बहुत पैथेटिक था जी, समझे। साइकोलॉजिकल वार हो रहा है, इकोनॉमिकल कुछ नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिकली इंसेंटिव मिल ही नहीं रहा है। बोनस वोनस होता है ना, काम करते हो तो बोनस मिलता है सबको, कोई बोनस नहीं है। आप करते रहिए, 12 घंटा करते रहिए, हम देंगे 2 रुपया। क्या करेगा, डिमोटिवेट हो जाएगा ये लोग। अलग साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये काम करो नहीं तो देखो फलना फलना को निकाले थे, तुमको भी निकाल देंगे। फिर क्या करेगा बच्चा लोग को लेकर, क्या है इमोशनल टॉर्चर, समझे। तो ये देखो नेक्स्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग क्लास होना शुरू हो गया। चिल्ड्रन, वही बोले चिल्ड्रन एक्सप्लॉयटेड हो रहे हैं। उसके हेल्थ बताओ भाई, तुम 14-15 घंटा खटते रहेगा तो हेल्थ पे क्या बहुत गंदा असर करेगा तुम्हारा। चेस्ट उसका सूख गया, ठीक है ना, लेग उसका पतला हो गया, बहुत बुरा स्थिति। वुमेन्स आर ऑल्सो एक्सप्लॉयटेड, महिलाओं के साथ भी दुष्कर्म भी हो रहे हैं और एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है फैक्ट्रीज में। जानते हो अभी तक तुम्हारा ये सब चीज़ है, इसके लिए सरकार क्या नहीं करती है। मैं क्या कर सकते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी जो माइंडसेट है उसको ख़त्म करने में समय लगेगा। कब से हमारे पूर्वज लोग मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, और हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा दायित्व बनता है। बीइंग एजुकेटेड हमारा दायित्व बनता है। जो नेगेटिव थॉट्स है लोगों में कि मेरे ही ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी पापा से तुलना कर लो, समझ में आ जाएगा कौन ऊपर है। पापा मम्मी ही है। जो गर्ल है ना बाबू, तुमको लिटरली बताता है, गर्ल एक डिवाइन क्रिएचर है गॉड का। गर्ल इतना अंडरस्टैंडिंग, गर्ल इतना इमोशनल कोई नहीं हो सकता है। वो हर चीज़ समझता है। वो बॉयज़ को भी इसलिए बोलते हैं गर्ल को पढ़ा दिया तो एक फैमिली को पढ़ा दिया, एक सोसाइटी को पढ़ा दिया। क्यों बोला जाता है ये चीज़, क्योंकि इमोशंस कनेक्ट होता है उन लोग का। मेल थोड़ा आइसोलेशन में रहने वाला फितरत होता है, समझे ना। तो वी शुड पे रेस्पेक्ट टू गर्ल्स, समझे।
एक मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा यहाँ पे, एक हमारे जब कॉलेज में हम जब पढ़ते थे तो एक माइकल एक लड़का नाम था, ठीक है, मैं जिक्र कर रहा हूँ, अभी याद आ रहा है हमको। माइकल का बहुत अच्छा पेंटर था वो, गजब पेंटर, मतलब तुमको देख के बना देगा दीवार पे, उस लेवल का पेंटर था। वो सीखा भी था, वो नीचे बैंगलोर से सीखता था, बैंगलोर में गया था कोर्स करने के लिए और उसका इंटरेस्ट था। तो अब हमारा तो क्या, हमारा ध्यान लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो उसने पेंटिंग बनाया और पेंटिंग के नीचे कुछ लिखा भी उसने, सब लोग आया, सब तारीफ किया पेंटिंग का, मगर किसी ने उस लिटरेचर पे तारीफ नहीं किया। और हम थे जो हम गए और हम बोले कि पेंटिंग से भी बढ़िया तुम्हारा लिटरेचर लिखा है तुमने, वो तुम्हारा लिख बहुत अच्छा लिखा है। तो उसने क्या लिखा था, कुछ तो लिखा होगा। तो वो हमको क्या बोलता पता है कि यू आर द फर्स्ट वन हु अप्रिशिएटेड मी फॉर द वर्ड्स। तो हम उसको बोले कि हम लिखते हैं इसलिए तुमको अप्रिशिएट किए, हम खुद राइटर हैं, क्योंकि वो समझ जाएगा ना उसका कंडीशंस। वो बहुत खुश हो रहा था, चलो कोई तो समझा है मेरा राइटिंग को। और क्या लिखा था पता है, गर्ल्स का पेंटिंग बनाया उसने और गर्ल्स के पेंटिंग के ऊपर लिखा है कि गर्ल्स जो है ना वो खूबसूरती का चीज़ है, उसको हासिल नहीं किया जा सकता। बहुत डीप थॉट है ये, इसको तुम घुसोगे तो तुमको बहुत बड़ा तुम्हारा एक दुनिया लिखेगा। डीप थिंकिंग है वो, एक नेचर का ब्यूटी है गर्ल, उसको पाया नहीं जा सकता। जैसे नेचर में तुम जो कहते हो ना क्या बढ़िया चीज़ है, वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल, वाह व्हाट अ क्रिएचर, तो गर्ल भी वैसा क्रिएचर जिसको हासिल नहीं किया जा सकता है, ये नेचुरल ब्यूटी है। व्हाट अ थिंकर, व्हाट अ पेंटर, हम भी बना देते, ठीक है ना, तुम बना देगा बाबू, दो आँख थोड़ा बला बना देगा तुम। अच्छा कल दिखाना सर, आई होप सो। ये मैं क्यों बोल रहा, ऐसे फालतू का बोला हूँ, महिलाओं पे, ठीक है। हम जो पढ़ते ना, हमारे दिमाग में यदि सेट नहीं किया, आत्मदाह कर लो तुम। आत्मदाह समझते हो, आग लगा के खत्म हो जाओ, बढ़िया होगा। हाँ आई होप समझ में आ गया तुम लोग, यानी कि जो महिलाओं पे शोषण हो रहा था ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये हम लोग कहाँ बात की, हम लोग सोशल इम्पैक्ट्स का नेगेटिव रोल। अब देखो पॉजिटिव, बिल्कुल सी बात है, पॉजिटिव सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट्स भी हुए होंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, नंबर 1। अर्बनाइजेशन बना है तो न्यू सिटीज़ हो गए, न्यू सिटीज़ होगा तो नया एम्प्लॉयमेंट होगा, नया एम्प्लॉयमेंट होगा तो परचेजिंग पावर लोग का बढ़ेगा, परचेजिंग पावर लोग का बढ़ेगा, लोग खाएंगे तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, एजुकेशन होगा। समझ रहे हो ना। अर्बन कल्चर्स आने लगा, अर्बन सिविलाइजेशन होने लगा। अर्बन सिविलाइजेशन मतलब क्या, ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्रॉपर है ना, हाइजीनिक मेंटेन किया जा रहा है। समझ में आ रहा है नीतीश तुमको। पीपल क्या है, पीपल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स गुड्स भी यूज़ करना शुरू कर दिए, सोफिस्टिकेटेड, एकदम आरामदायक, बहुत बढ़िया यूज़ करना शुरू कर दिए गुड्स सब। ड्रेसिंग सेंस आदमी का पूरा चेंज हो गया। अभी देख रहे हो ना तुम लोग, कितना ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया तुम लोग का, खुद देखो, है ना। ऑल बेसिक यूटिलिटी प्रोडक्ट्स जो कि मशीन से बन रहे हैं वो ह्यूमन लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं, अभी भी है कि नहीं है चीज। रेफ्रिजरेटर में जाते हो, हाँ वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो लेते हो, तो ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता है ये चीज़। तो इससे क्या होगा कि नया मॉडर्न कल्चर डेवलप्ड हुआ वर्ल्ड में, जिसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं। और देखो वेस्टर्न कल्चर कितना फॉलो किया जा रहा है, रात को जब बैठते हो डाइनिंग टेबल में खाते हो तुम, तो वेस्टर्न ही कल्चर ने है, समझे। और इससे क्या होता है कि वेस्टर्न कल्चर्स का एक डीप इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया दूसरे कंट्री पे भी, और जैसे इंडिया भी है उसका एग्जाम्पल है। तो जो तुम्हारा 8 नंबर जो इशू लगवाए थे, लिखाए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे जो स्टार्ट हुआ उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था, आंसर यही होगा ना। और गेटिंग में आंसर क्या होगा, ठीक है। इवन इन इंडिया का हम बात करेंगे तो क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा भी हुआ है, ब्रिटिश टाइम में भी हुआ था। और यदि मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलेंगे इंडिया में, इसका क्या है, बहुत गजब इम्पैक्ट पड़ा है। इसका इतना इम्पैक्ट पड़ा है कि स्विगी से तुम डोमिनोज मंगवा लेता है। क्या कभी डोमिनोज रहा है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारी लिट्टी चोखा रहा है। आज तुम पिज्जा उजा खा लेता है और उसको धता बताते हुए, हाँ आप पिज्जा उजा खा के खूब फैट बना रहे हो, समझे। ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया, देख लो अपना ड्रेसिंग सेंस तुम लोग। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देख रहे हो अगल बगल, ये सभी चीज़ हो जाते हैं। तो समझ रहे हो किस तरह तुम्हारा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आगे देखो पॉलिटिकल इम्पैक्ट, जानते हो आइडियोलॉजीज हो रहा है, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कॉलोनिज्म, और भी आइडियोलॉजी, नए नए आइडियोलॉजी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। यूनियन बनना, प्रेशर ग्रुप, क्यों, क्योंकि जब शोषण हो रहा है किसी का तो उसके लिए ट्रेड यूनियन बनना शुरू हो जाएगा,
ये प्रेशर ग्रुप है ना, जो प्रेशर करेगा, सरकार से बात करेगा। देखते हो नहीं आज क्या हो रहा है, किसान का आंदोलन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियन आ रहा है, तो क्या डेमोक्रेसी का ही तो रोल है ना। बिल्कुल, लेबर पार्टी आ गया इंग्लैंड में, इसके बाद यही कारण है बाबू, लेबर पार्टी, वहाँ पे दो पार्टी होता है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, अभी तक दो पार्टी सर्वाइव करता है वहाँ पे। तो लेबर पार्टी यही कारण था, क्यों? क्योंकि लेबर का शोषण हो रहा था, उसके बिहाफ में, उसके वॉइस बनने के लिए लेबर पार्टी अभी तक है तुम्हारा लेबर पार्टी वहाँ पे। इंग्लैंड में बाबू दो पार्टी चलता है, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी। और जहाँ तक बात करें यूएस में, तो यूएस में भी दो पार्टी है बड़ा, क्या है? रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। और इंडिया में बहुत सारे हैं, इंडिया में अभी नेशनल पार्टी देखो तो बहुत, दो ही नहीं है, बहुत सारा है। नेशनल पार्टी का एक डेफिनेशन होता है, मगर अभी जो तुम प्रोमिनेंट देखते हो बीजेपी है और दूसरा आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में बना था। देखो आगे देखो, तो क्या हुआ कि लेबर पार्टी तुम्हारा इंग्लैंड में हुआ, उसके बाद तुम्हारा क्या है कि इंग्लैंड में डेवलपमेंट ऑफ क्या है तुम्हारा, अलग अलग मूवमेंट तुम्हारा इंग्लैंड में आना शुरू हो गए। ये उसके बाद क्या है कि हाँ, लेबर इशू पोलिटिसाइज कर दिया जाएगा, लेबर इशू पोलिटिसाइज करोगे तो लेबर पार्टी तुम्हारा बन जाएगा, वही बात है। और अब यहाँ पे भी देखो पोलिटिसाइज होता है ना, जो गरीब पे, SC ST पे होता है कि नहीं होता है ना, वंचितों को, दुखियों को करके वर्ड रटता है कि नहीं रटता पॉलिटिशियन में, यही है पॉलिटिक्स में। अब उसके बाद 1945 के बाद टू आइडियोलॉजी पूरा वर्ल्ड फेमस हो गया, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। इसके वजह से कंट्री सब डिवाइड हो गया दो भाग में, समझ रहे हो ना। तो इसलिए हम इंडिया ने नाम बना दिया, इंडिया बोला कि नाम कैपिटलिस्ट ब्लॉक में जाएंगे ना सोशलिस्ट ब्लॉक में जाएंगे, हम अभी इंडिपेंडेंट कंट्री, हमको फलने और फूलने का अवसर मिलना चाहिए। याद करो सभी चीज़ को, ठीक है? बिल्कुल, नेहरू, क्या बात। देखो तो उसके बाद कैपिटलिज्म, देखो ये तो बोल तो रहा है, यूएसए ने अडॉप्ट किया सोशलिज्म, तुम्हारा यूएसएसआर ने किया, लिखा है यहाँ पे। और देखो 1945 से 91 तक कोल्ड वार चला है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गया था। और उस तरह तुम्हारा रशिया में कम्युनिज्म आया है, क्यों? वही बोल्शेविक और मेंशेविक का जो रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, और इसके बाद ही तुम्हारा ILO बना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखो, समझ में आ रहा है सब चीज़, सब बता चुके हैं, उसको हम वर्ड पर बता रहे हैं, जाके लिख लेना बढ़िया से। उसके बाद इकोनॉमिक क्या है, अरे भाई फैक्ट्री लाइन तुम्हारा, फैक्ट्री मोड प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कितना ट्रेड हो रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स तो बढ़ गया। पहले तुम्हारा 10 जाता था सामान, अब तो तुम्हारा हजारों हजार जा रहा है, एक बार में बन रहा है सब सामान, ठीक है। अब बिग बिजनेस हाउसेस आने हैं, कॉर्पोरेट हाउस, MNC TNC, यानी कि एक एक तुम्हारा कॉर्पोरेट हाउस बनना शुरू हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्राइजेस बनना शुरू हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग सेक्टर, ये सब आना शुरू हो गया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बात समझे, ये मैं खत्म कर चुका हूँ। और दूसरा क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन वजह ग्लोबलाइजेशन कैसे आया था ये भी जानते हो, ये भी उसका इम्पैक्ट ही है कि जब सामान होगा, फ्री ट्रेड होगा, तो ग्लोबल एक विलेज, एक वर्ल्ड क्या है, एक विलेज बन जाएगा। तो वही बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस है, ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, जब तक सामान नहीं बनता तब तक कैसे जाता है दूसरी जगह पर, समझ गए ना बात को। तो इन दिस देयर इज इकोनॉमिक इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल कंट्रीज। इसमें क्या होता है, मल्टीपल कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक होता है कि नहीं होता ट्रांजैक्शन, ठीक है। और ये क्या करता है, नेशनल बाउंड्रीज को खत्म कर देता है। और यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, तुम्हारा जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ पीपल, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स सर्विसेज। इसलिए यहाँ का TCS वाला लोग सब, हमारा दोस्त लोग बाहर काम कर रहा है, समझ के ना बात को। तो यही तो ग्लोबलाइजेशन है ना। आगे देखो, अब खत्म कर दे, हो गया, खत्म हो गया। देखो अब यहाँ देखो, तो जो तुमको बताया, देखो वही चीज़ को यहाँ बोला कि देखो जब डेवलपमेंट MNC का होने लगा, क्यों हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में आ गया सेकेंड हाफ ऑफ सेंचुरी। अब कोल्ड वार चला है 1945 से 51 तक। अब देखो वहाँ पे कंट्रीज लोग क्या कर इंटरेक्ट कर रहे हैं दोनों जगह से, गुड सर्विस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। ग्लोबलाइजेशन तुम्हारा क्या है, हमारे इंडिया में 1991 के बाद आया है। इंडिया में जब रशिया तुम्हारा वहाँ टूट गया, तब हमारा इंडिया में 1991 में आया है, दैट्स इट, समझे। और इससे क्या हुआ, वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया। इसका श्रेय जाता है पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन को, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन आया। बात खत्म।